हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टाइम के रिलेटेड जितने भी सम्स थे उनका सॉल्यूशन देखा है। अब आज के लेक्चर में टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट, ये टॉपिक से रिलेटेड जो सम्स है उसके साथ साथ एस्केप स्पीड वाले जो सम है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इल्यूस्ट्रेशन 8.8। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2r about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4r? यानी ऑलरेडी 2r ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसको 4r में ले जाना है। What are the changes in the kinetic and potential energies? तो एक m मास का सैटेलाइट जो है वो ऑलरेडी 2r रेडियस वाली ऑर्बिट जो उसमें रिवॉल्व कर रहा है, उसको उठा के हमें ले जाना है 4r रेडियस वाली ऑर्बिट में। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजिशन होता है हायर लोअर लेवल में से हायर एनर्जी लेवल में जब जाते हैं, सेम चीज यहां पर है। यहां पर क्या है, 2r रेडियस में पहले से सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट सर्किटल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा था, उसको उठाकर ले जाना है हमें 4r वाली ऑर्बिट में। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अब एनर्जी एक्चुअल में कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो दोनों ऑर्बिट जो है, दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल्स है, दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंगली हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज याद कर लेते हैं अपन। फॉर अ सैटेलाइट, फॉर अ सैटेलाइट सैटेलाइट के लिए हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट E is negative of kinetic energy. Total energy of satellite is negative of kinetic energy, and also total energy of satellite is half of the potential energy. यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दुगनी होती है और काइनेटिक एनर्जी आधी होती है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। ये थियरी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो यही चीज का यूज अपन करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल 8.8, इल्यूस्ट्रेशन 8.8। यहां पर दिया हुआ है हमें R1 इज इक्वल टू 2R एंड R2 इज इक्वल टू 4RE। R1 के लिए E1 अपन फाइंड करेंगे और R2 के लिए E2 फाइंड करेंगे। डेल्टा E फाइंड करना है, देन आफ्टर डेल्टा K फाइंड करना है, एज वेल एज डेल्टा V फाइंड करना है। इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर देखो, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट E is equal to minus GMEM divided by 2R, माइनस GMEM डिवाइडेड बाय 2R। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेंटर से R डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस GMEM डिवाइडेड बाय 2R। देयरफॉर इसके अकॉर्डिंगली E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2R, R की जगह पर R1 पुट करो तो E1 इज इक्वल टू होगा माइनस GMEM 2 into 2RE, दैट इज 4RE।
and E2 is equal to minus GMEM डिवाइड बाय 2, ये 2 इंटू 2 आ रही और ये 2 इंटू 4 आ रही, दैट इज 8 आ रही। तो therefore डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नाउ E2 माइनस E1 की बात करो, यहां पर हमें मास भी दिया हुआ है, जो सैटेलाइट है उसका मास है 400 kg, मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 400 kg। E2 माइनस E1 करो तो E2 की वैल्यू लिखो पहले, E2 है माइनस GMEM डिवाइडेड बाय 8 आ रही, माइनस माइनस प्लस GMEM डिवाइडेड बाय 4 आ रही। अब यहां देखेंगे तो देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू GMEM डिवाइड बाय RE कॉमन निकाल लो, तो जो बचेगा यहां पर बचेगा -1/8, एक्चुअल में 4 RE बाहर आ जाएगा, GMEM डिवाइड बाय 4 RE, तो यहां क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/2 प्लस GMEM बाय 4 RE पूरा बाहर आ गया है, तो ये बच जाएगा 1, यानी एक में से आधा निकालना है तो आधा बचेगा, तो आंसर हमारे लिए आ जाएगा GMEM डिवाइडेड बाय 8 RE। इसको RE से डिवाइड करो और RE से मल्टीप्लाई करो, GMEM डिवाइड बाय 8 RE इंटू RE डिवाइडेड बाय RE। RE से मल्टीप्लाई करो, RE से डिवाइड करो, तो ये देख लो GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर हो गया, ये तो स्मॉल g हो गया, तो ये वैल्यू पुट करेंगे अपन, स्मॉल GMRE डिवाइडेड बाय 8, स्मॉल GMRE डिवाइडेड बाय 8, स्मॉल g की वैल्यू पुट करेंगे 9.8, m दिया हुआ है 400, RE की वैल्यू होती है 6.4 क्रॉस 10⁶ डिवाइडेड बाय 8। तो ये वैल्यूज हमें दी गई है, वैल्यू चेक कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं इसका। (9.8 into 400 into 6.4 डिवाइडेड बाय 8, आंसर है 3136 इंटू 10⁶, 3136 इंटू 10⁶, इसको अपन 3.1 में कन्वर्ट करें तो 1, 2 एंड 3, 3 डेसिमल पॉइंट पीछे आ रहे हैं तो पावर ऊपर 3 पोजीशन बढ़ेगी, तो 3.136 इंटू 10⁹ जूल। तो इतनी एनर्जी हम अगर प्रोवाइड करेंगे, ये एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो सैटेलाइट है वो R1 में से R2 वाली रेडियस में चला जाएगा। नाउ सिमिलर चीज आपको पूछा है काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा, तो पहले ऊपर इक्वेशन लिखा हुआ है हमने, E इज इक्वल टू माइनस के, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू माइनस ई, K इज इक्वल टू माइनस ई, तो डेल्टा E इज इक्वल टू, तो डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E। टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल ही होते हैं, बट उनमें एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टोटल जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा E, दैट इज इक्वल टू माइनस
3.136 क्रॉस 10⁹ जूल। इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू V बाई 2 और V इज इक्वल टू 2E होता है। ये 2 यहां पर ले लो तो V इज इक्वल टू 2V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 2 डेल्टा E। डेल्टा V इज इक्वल टू 2 डेल्टा E करोगे तो 2 इंटू डेल्टा E 3.16 क्रॉस 10⁹ तो ये वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6.32 इंटू 10⁹ जूल, सॉरी 3.13, ये हो जाएगा 6.26 इंटू 10⁹ जूल। ठीक है, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 8.8। 8.13 हाउ विल यू वे द सन, दैट इज एस्टिमेट इट्स मास। सन जो है उसका मास हमें एस्टिमेट करना है, तो यहां पूछा है आप सन का जो मास है वो कैसे एस्टिमेट करोगे। द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 क्रॉस 10⁸ किलोमीटर। अर्थ की रेडियस दे रखी है हमें, अर्थ की ऑर्बिटल रेडियस हमें दे रखी है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है वो ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है। तो वो रेडियस की हेल्प से हमें सन जो है उसका मास फाइंड करना है। अब कल जो पीरियडिक टाइम वाले जो सम अपन ने किए वही सेम इक्वेशन यहां पर अप्लाई करेंगे। देखते हैं 8.13 एग्जांपल 8.13 orbital radius of earth, it is r is equal to 1.5 क्रॉस 10⁸ किलोमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻11 किलोमीटर। नाउ अर्थ जो है वो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड 365.25 डेज है। 365.25 डेज। ये 0.25 कहां से आया, तो हर 4 साल के अंदर एक लीप ईयर आता है, तो 1/4 करेंगे तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 0.25 यानी 365.25 डेज। इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 365.25 इंटू डे, 1 day that is equal to 24 hours and 1 hour that is equal to 3600 सेकेंड। इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है 365.25 multiplied with 24 multiplied with 3600, तो आंसर आ जाएगा 31557600। इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन के अराउंड लिखेंगे तो 3.2 into 1 2 3 4 5 6 and 7, 3.2 multiplied with 10⁷ second, 3.2 multiplied with 10⁷ second। We want to calculate the mass of the sun, तो इक्वेशन हमारे पास है p square is equal to 4 pi square gm divided by r cube, 4 pi square divided by gm into r cube। जो मास है वो मास अपन किसका लेते हैं, तो जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करता है उसका मास लेंगे। अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, तो मास जो आएगा वो सन का आएगा। तो इक्वेशन हमारे पास ये रहा, t square is equal to 4 pi square divided by g mass of the sun into r cube। मास ऑफ द सन को सब्जेक्ट बना लो, ms is equal to 4 pi square r cube divided by gt square।
तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको, वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना, तो आंसर नियरली इक्वल टू 2 क्रॉस 10⁻30 kg मिलेगा। जो मैंने पहले ही आपको याद करवाया है कि मास ऑफ द सन जो है वो 2 क्रॉस 10⁻30 kg होता है। इसके साथ साथ 8.14 दिया है, 8.14 भी सेम केपलर्स थर्ड लॉ से हो जाएगा। 8.14 A Saturn year is 29.5 times the Earth year. सैटर्न पे जो ईयर है वो अर्थ का ईयर है उससे 29.5 टाइम्स है। दैट मीन्स पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटर्न, सैटर्न जो रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड, तो उसका जो पीरियोडिक टाइम है वो अर्थ का जो पीरियोडिक टाइम है उससे 29.5 टाइम्स है। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन if earth is 1.50 cross 10⁸8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो यहां पर डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटर्न हमें फाइंड करनी है। 8.14 ये पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा मैं आपको, जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड ऑफ अ सैटर्न इज 29.5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, 29.5 टाइम्स टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ, उसको मैं आर से डिनोट कर दूं तो वो है 1.5 क्रॉस 10⁸8 किलोमीटर। अगेन ये हो जाएगा 1.5 क्रॉस 10⁻11 मीटर, मीटर होगा ये, सॉरी 1.5 क्रॉस 10⁻11 मीटर। रेडियस ऑफ सैटर्न, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटर्न हमें फाइंड करनी है। तो यहां पर जो इक्वेशन अपन यूज में लेंगे वो इक्वेशन कौन सा है? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देयरफॉर सैटर्न के लिए फाइंड करनी है तो सैटर्न को ऊपर रखेंगे, टीएस डिवाइडेड बाय टीई उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आरएस डिवाइडेड बाय आरई का क्यूब। यहां पर वैल्यूज पुट कर लेनी है आपको। वैल्यूज अगर टीएस बाई टी की वैल्यू, टीएस इज इक्वल टू 29.5 टाइम टी, तो टीएस बाई टी हो जाएगा 29.5, तो ये हो जाएगा 29.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आरएस डिवाइडेड बाय आर रेज़ टू 3। नाउ 29.5 का स्क्वायर करोगे आप, देन आफ्टर यहां से क्यूब निकालना है, तो 29.5 का जो स्क्वायर किया उसका क्यूब रूट निकालोगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? कल के लेक्चर में मैंने सिखाया था। कैलकुलेटर में क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखो, उसके बाद 2 बार स्क्वायर रूट, उसके बाद 4 मल्टीप्लाइड विद 4 टाइम्स स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाइड विद 8 टाइम्स स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाइड विद अगेन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट, देन आफ्टर इक्वल टू करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो प्लस 0.01 ऐड करो एंड इक्वल टू करो, वो आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ तो वो आर एस बाई आर ही आ जाएगा, आर को मल्टीप्लाई कर लो तो आर एस की वैल्यू मिल जाएगी आपको। 8.19 A satellite orbits the earth at height of 400 km above the surface. How much energy must be expended to rocket the satellite out of earth's gravitational influence? यानी अर्थ की जो सरफेस है वहां से 400 किलोमीटर हाइट पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब ये सैटेलाइट जो है उसको हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से बाहर चला जाए, दैट मींस एस्केप कर जाए। तो नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है टोटल एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट from the center of the earth is given as minus GMEM divided by 2R, minus GMEM divided by 2R। ये एनर्जी माइनस नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होती है, which suggests that सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बंधा हुआ है। अब उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मुक्त मूव करना है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी, सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है उतनी ही एनर्जी अपन प्लस करके अगर प्रोवाइड कर दे
तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से बाहर चला जाएगा। अर्थ सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी नेगेटिव वैल्यू में है उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू की एनर्जी अपन प्रोवाइड कर दे तो टोटल एनर्जी जीरो, एंड टोटल एनर्जी जीरो दैट मींस वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा। ये एनर्जी जो है उसी को अपन बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो यहां पर सिर्फ इक्वेशन लिख लेते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। डेटा जो दिया है वो डेटा यहां पर क्या दिया है देख लेते हैं। 8.90 हाइट दे रखी है h इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो स्मॉल r जो है वो स्मॉल r हो जाएगा re प्लस h, दैट इज 6400 प्लस 400 दैट इज 6800 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 6.8 क्रॉस 10⁶ मीटर। अगेन मास ऑफ द सैटेलाइट दैट इज स्मॉल m दिया है 200 kg। मास ऑफ द अर्थ me 6 क्रॉस 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज re वो हमने लिखी हुई है, g की वैल्यू दे रखी है, g की वैल्यू हमें पता है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, वो E लिखो तो E इज इक्वल टू GMEM डिवाइडेड बाय 2R। ये टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है वही है बट पॉजिटिव कर दिया उसको, बस वैल्यूज पुट कर लो। G की वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10⁻11, Me 6 क्रॉस 10⁻24, स्मॉल m हमें दिया है 200 kg डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। R की वैल्यू हमारे पास है 6.8 क्रॉस 10⁻6। तो यहां पर वैल्यूज निकाल लेते हैं। (6.67 into 6 into 200 divided by 2 divided by 6.8. It gives 588.5. 588.5 into पावर की बात करो तो 11, ये 6 ऊपर जाएगा तो -11 माइनस 6 दैट इज -17। 24 में से -17 जाएगा तो बचेगा 10⁻7। 588.5 क्रॉस 10⁻7 जूल। 17 24 माइनस 17, 24 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 7। तो इसको मैं लिखूंगा 588 है, 5.8 या 5.9 लिख लूं तो 5.9 इंटू 2 डेसिमल पॉइंट में लेफ्ट साइड में जा रहा हूं तो पावर बढ़ेगी 7 प्लस 2 दैट इज 9। तो 5.9 मल्टीप्लाइड विद 10⁻9 जूल। नाउ 8.17। नाउ 8.17 एंड 8.18 जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। ये दो सम दे रखे हैं तो सबसे पहले 8.17 देख लेते हैं। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से एक रॉकेट को अपन फायर करते हैं, उसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी है 5 किलोमीटर पर सेकंड।
हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ? रॉकेट जो है वो अर्थ पे रिटर्न करे उससे पहले कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करता है, वो मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करनी है। मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, मीन रेडियस ऑफ द अर्थ एंड जी की वैल्यू दे रखी है। इनिशियल स्पीड रॉकेट की दे रखी है 5 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ एक चीज याद रखो, अर्थ की सरफेस से रॉकेट को अपन छोड़ते हैं तो मैक्सिमम हाइट गेन करके, हमने पढ़ा हुआ है जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को अपन ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर उछालते हैं तो मैक्सिमम हाइट कवर करके वापिस आता है, बट जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तब उसकी स्पीड 0 हो जाती है। एट मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड 0 हो जाती है। अब स्पीड 0 दैट मींस मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी भी 0। ये सम अपन करेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, E1 is equal to E2. E1 that is total energy of the rocket. Sorry, total energy of the rocket at the surface of the earth, and E2 that is total energy of the rocket at h height. Now total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. तो सरफेस की बात करें तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी, बट एच हाइट की बात करें तो एच हाइट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब कवर करेगा तब स्पीड जो है उसकी 0 हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे यहां पर 8.20। स्पीड यहां पर दे रखी है 5 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी हाइट कवर करेगा? तो यहां पर देख लो, R1 इज इक्वल टू है RE एंड R2 दैट इज RE प्लस H। RE की वैल्यू दे रखी है 6.4 क्रॉस 10⁶ मीटर एंड हमें मास ऑफ अर्थ भी दे रखा है, वो है 6 क्रॉस 10⁻24 kg। कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of energy, E1 is equal to E2, where E1 is the total energy at the surface। सरफेस पे टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस g MEM डिवाइडेड बाय RE। 1/2 mv² माइनस g MEM बाय RE इज इक्वल टू E2। h हाइट पे, अब h हाइट पे स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी g MEM डिवाइडेड बाय RE प्लस H। सबसे पहला काम करेंगे RE प्लस H को फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर देखो m कट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 निकल जाएगा, तो v² माइनस 2gme डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल टू माइनस 2gme डिवाइडेड बाय RE प्लस H। इसको सॉल्व करो, v², ये 5 किलोमीटर पर सेकंड है तो ये हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकंड, या फिर 5 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकंड। 5 क्रॉस 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ 6 क्रॉस 10⁻24 डिवाइडेड बाय RE 6.4 क्रॉस 10⁻6 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6.67 क्रॉस 10⁻11 ME 6 क्रॉस 10⁻24 डिवाइडेड बाय RE प्लस H हमें फाइंड करना है। तो ये देखो 5 का स्क्वायर दैट इज 25 क्रॉस 10⁻6 माइनस पावर देखो अगेन ये 6 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 17, 24 में से 17 जाएगा तो 7 बचेगा, उसको मैं 6 में कन्वर्ट कर लूंगा और ये जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेता हूं।
2 इंटू 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6.4। ये आंसर है 125.06। 125.06 है तो 125 लिख लेता हूं मैं। 12.50 है, बट उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाकर पावर 10⁻6 बचेगी। तो 125.06 इंटू, या फिर 125 ही लिखो, 125 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू -2 इंटू 6.67 इंटू 6, दैट इज 80.04, यानी -18 लिख लो। 80 इंटू 10⁻24 -11, 13, 10⁻13 डिवाइडेड बाय RE प्लस H। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 क्रॉस 10⁻6 पावर सेम है, 25 में से 125 घटाओ तो बचेगा -100। -100 क्रॉस 10⁻6 इज इक्वल टू, ये बचेगा -80 क्रॉस 10⁻13 डिवाइडेड बाय RE प्लस H। माइनस माइनस साइन चला जाएगा, RE प्लस H को ऊपर ले लो। RE प्लस H इज इक्वल टू 80 क्रॉस 10⁻13 डिवाइडेड बाय 100 क्रॉस 10⁻6। यहां पर ये चला जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा, 7 ऊपर जाएगा, 13 माइनस 7 करो तो 6 हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 क्रॉस 10⁻6 मीटर। RE प्लस H बच गया 8 क्रॉस 10⁻6 मीटर, एंड देयरफॉर H इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10⁻6 माइनस RE। तो 8 क्रॉस 10⁻6 माइनस RE की वैल्यू है 6.4 क्रॉस 10⁻6। 8 में से 6.4 घटा लो क्योंकि ये पावर सेम है, 8 माइनस 6.4 करो तो आंसर आएगा 1.6 क्रॉस 10⁻6 मीटर। यह है फाइनल आंसर। एक्सरसाइज 8.18, the escape speed of a projectile on Earth's surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप स्पीड की थियरी हम पढ़े हुए हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जितनी स्पीड से अर्थ की सरफेस से छोड़ा जाता है तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है, यानी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाता है और वो वापस लौट के नहीं आता। नाउ a body is projected out with thrice this speed। किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप स्पीड की 3 गुनी स्पीड से फेंका जाता है। अब कहां से फेंका जाता है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ने के लिए है। तो यहां पर अपन मान के चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस पे है। यह ऑब्जेक्ट को अपन 3 गुनी एस्केप स्पीड की, जो एस्केप स्पीड है उससे 3 गुनी स्पीड से थ्रो करते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से दूर ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कितनी होगी। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को अपन एग्जैक्टली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा और उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। 11.2 से अगर फेंकेंगे तो, बट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से अगर फेंकते हैं तो उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो चला ही जाएगा, बट वहां पर उसकी टोटल एनर्जी जीरो नहीं होगी। क्यों जीरो नहीं होगी, तो वहां पर जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जेक्ट गेन करेगा। एग्जैक्टली 11.2 है तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी, बट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा स्पीड से थ्रो करते हैं तो उस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होगी बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होगी। ये चीज अपन याद रखेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
E1 is equal to E2, where E1 is the energy of the object on the surface of the earth. Total energy, that is kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy है 1/2 mv1 स्क्वायर. यहाँ पर मैंने डेटा जो दिया है वो लिखा हुआ है. Ve is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. V1 दो 3ve जितनी स्पीड से मूव करता है, V2 हमें फाइंड करना है. तो E1 सरफेस पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv1 स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है -gmem by re. तो -gmem by re इज इक्वल टू E2, दैट इज टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही होती है, सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी भी क्यों होगी? क्योंकि उसको एस्केप स्पीड से 3 गुना स्पीड से अपन थ्रो करते हैं, इसके कारण वहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर. स्मॉल m कट हो जाएगा. अब 1/2 मुझे निकालना है, तो ये तीनों स्टेप जो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं. 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बचेगा v1 स्क्वायर माइनस 2gme by re इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर बनेगा v1 स्क्वायर माइनस ये 2gme डिवाइडेड बाय re जो है, ये एक्चुअल में एस्केप स्पीड, उसका इक्वेशन ये रहा ve इज इक्वल टू √2gme डिवाइडेड बाय re. इसका अगर स्क्वायर करो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gme डिवाइडेड बाय re. तो 2gme बाय re की जगह पर यहां पर अपन पुट करेंगे ve स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर. Now v1 square, v1 की वैल्यू 3ve square minus ve square that is equal to v2 square. इसको सॉल्व करो तो 9ve square minus ve square is equal to v2 square. Therefore 8ve square is equal to v2 square and thus v2 is equal to √8ve. √8 की वैल्यू निकालो तो वो है 2.83 मल्टीप्लाइड विद ve की वैल्यू 11.2 है. तो फाइनल आंसर हमारे पास है 31.67 किलोमीटर पर सेकंड. क्यों किलोमीटर पर सेकंड? क्योंकि एस्केप स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर सेकंड में है. ठीक है. नाउ चैप्टर नंबर 8 में जितने इंपॉर्टेंट सम्स थे वो हमने यहां पर सॉल्व किए हैं. कल से एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.